नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यदि कोई पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है तो वह है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों को और हवा मिल गई है, जब बुधवार को अचानक नीतीश कुमार के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है और इससे पहले बैठकों का दौर क्यों तेज है, क्यों पार्टी के बड़े नेता बेहद ही संभल कर बयान दे रहे हैं, कयासों को टटोलती देखे खास रिपोर्ट। जनता दल में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में लगता है कि कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। जेडीयू में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक से पहले पार्टी के नेताओं से नीतीश 1-to-1 मुलाकात करते दिखे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच बुधवार को जेडीयू में बढ़ी हलचल ने कयासों को और हवा दे दी। तभी ये सवाल सियासी हलके में सामने आ रही है कि क्या वाकई जेडीयू में कुछ होने वाला है। हालांकि बिहार के वित्त मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद सभी नेता सीएम को बधाई देने पहुंचे थे। ललन सिंह को लेकर कहीं कोई बात नहीं है। नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करने आए थे। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। कयासबाजी के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी बुधवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में आनंद मोहन इसे औपचारिक भेंट बताते हुए खुद के जेडीयू में जाने की खबरों से इनकार किया। अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और इसका कोई माने मतलब बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब जो भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं। जेडीयू के भीतर चल रही हलचल पर कांग्रेस की भी नजर है। पार्टी नेता अजित शर्मा कहते हैं ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, पर लोकतंत्र बचाने के लिए इंडी गठबंधन को एकजुट होकर लड़ना होगा। ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी इसका जवाब देंगे, लेकिन वो क्यों बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, कारण क्या है, वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हमें लगता है कि अभी जो देश की स्थिति है, सबको एकजुट रहना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंकना है, उसके बाद जो होना चाहिए होगा। पहले आरसीपी सिंह, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब कयास ललन सिंह को लेकर लगाए जा रहे हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं पर पहुंच जा रहा है कि यदि बीजेपी से नजदीकियों के चलते आरसीपी को पार्टी से हटाया गया तो क्या ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी की खबर ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सभी की नजरें हैं, जिससे तस्वीरें साफ हो सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 28 और 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की बैठक को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने कहा है कि ललन सिंह को लेकर चल रही सारी बातें बेबुनियाद हैं। इस बैठक को लेकर ये कहना कि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटेंगे और नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथों में लेंगे, ये कहना बेकार है। अफाक अहमद ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये जो बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, इसको लेकर के चर्चा गर्म है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह हटाए जा सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकता है और नीतीश कुमार फिर से अपने हाथ में कमान ले सकते हैं। देखिए, ये सब बेबुनियाद बात है। नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं शुरू से, और तो इसमें ये कहना कि कमान ले लेंगे, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में जो बात चल रही है मीडिया में, सब बेबुनियाद बात है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की ओर से क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
गिरिराज सिंह लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए जेडीयू के रास्ते एनडीए के लिए बंद होने की बात कहे। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर कयासों का दौर जारी है, उस पर सियासत गर्मा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गांव के कार्यकर्ता से लेके देश के ऑफिस तक सारे दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा होने के दावों के बीच आखिर बीजेपी की ओर से ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश के लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्यों ऐसा गिरिराज सिंह कहते हैं, वो भी आए दिन। बुधवार को एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने कहा, सीएम से पीएम बनने का सपना नीतीश जी का टूट गया। ऐसे में नीतीश बाबू न घर के रहे न घाट के, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के गांव के कार्यकर्ता से लेके देश के ऑफिस तक सारे दरवाजे बंद हैं। ये स्वार्थों के आधार पे हुआ है। नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनने का लोभ था, वो खत्म हो गया। लालू यादव को बेटे को स्थापित करना है, यही दोनों का गठबंधन है। जहां दोनों में इधर उधर होता है तो एक दूसरे को झपकी लपकी मारने लगता है, इल्लू लुल्लू करने लगता है। मंगलवार को भी गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। गिरिराज ने कहा था कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी संभव नहीं है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक ने नीतीश बाबू को इस मुकाम तक पहुंचाया, पर वे पलटते पलटते यहां तक पहुंच गए। पूरे व्यक्तित्व को ही जमीन में मिला दिया नीतीश कुमार। ऐसा मिलाया कि आज न घर के रहे न घाट के रहे। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजा बंद है। वैसे इंडिया अलायंस में खींचतान के बीच नीतीश कुमार की उम्मीदों को झटका लगने की बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, पर जेडीयू में तेजी से बढ़ते हलचल ने सियासी गलियारों में कयासबाजी का दौर जारी है। लगातार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ये कहकर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि नीतीश के लिए एनडीए में सभी दरवाजे बंद हो गए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हाल के बिहार के दौरे में नीतीश कुमार से ज्यादा लालू फैमिली के जंगल राज पर वार करते ही नजर आए। सियासत कब किस करवट बैठे ये तो कोई नहीं कह सकता, पर जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर कयासबाजी का दौर जरूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं इस वक्त बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, के पाठक के खिलाफ 15 एमएलसी की शिकायत पर राजभवन ने एक्शन लिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। कहा गया, शिक्षा विभाग गैर संवैधानिक काम कर रहा है, विश्वविद्यालयों का मजाक उड़ा रहा है। इशारों में राजभवन ने के पाठक पर कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा भी है लेटर में कि ऐसे गैर संवैधानिक आदेश जारी करने वाले को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। संविधान के आर्टिकल 194 का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही साथ गैर संवैधानिक पत्रों को रद्द किया जाए, ये मांग भी की गई है। जो लेटर लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, यही वो लेटर है जो राजभवन के मुख्य सचिव के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से गैर संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं, गैर संवैधानिक पत्रों को रद्द किया जाए। कुल 15 एमएलसी ने राज्यपाल से के पाठक पर एक्शन लेने की गुहार लगाई थी। के पाठक के खिलाफ विधान पार्षदों ने शिकायत की थी। संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस लेटर में और क्या कुछ लिखा गया है, जरा डिटेल से बताइए। देखिए, एक सप्ताह पहले ही बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के जो एमएलसी हैं, विधान पार्षद, वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई थी राज्यपाल से और प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिकायत इन्होंने की थी जो एमएलसी थे। और उस वक्त राज्यपाल ने भरोसा दिया था कि के पाठक का जो भी गैर संवैधानिक आदेश है वो वापस लिया जाएगा। उसके बाद राजभवन के जो प्रधान सचिव हैं राज्यपाल के, रॉबर्ट एल चंगथू,
इन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया। हालांकि इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि राजभवन 2 एजुकेशन डिपार्टमेंट पत्राचार नहीं किया गया है, जबकि इससे पहले लगातार डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है शिक्षा विभाग को दिया जा रहा था राज्यपाल के द्वारा। लेकिन इस बार इसके विपरीत सीधा जो है मुख्य सचिव को यानी चीफ सेक्रेटरी को जो है राज्यपाल ने पत्र लिखवाया है प्रधान सचिव के जरिए। पत्र में साफ तौर से लिखा गया है कि जो ऑटोक्रेटिकल यानी जो एक तंत्रीय जो इनकी जो कार्रवाई है, इनके रवैये हैं, ये गैर संवैधानिक है और उच्च शिक्षा में ये बेदखल कर रहे हैं। कई तरह के जो आदेश जारी किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक हैं और ऐसे आदेश को तुरंत वापस लिया जाए, यानी जो पत्र जारी किए गए उसको रद्द किया जाए। इसके साथ साथ के पाठक का कहीं भी जिक्र नहीं है, नाम नहीं है पत्र में, लेकिन ऐसे आदेश जारी करने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उनको पद पर रहने कोई अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर हायर एजुकेशन को लेकर राज्यपाल जो है सख्त दिख रहे हैं और मुख्य सचिव हालांकि अभी क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बता दें आपको कि के पाठक जो है कुल मिलाकर अब राजनीतिक पार्टी के निशाने पर आ गए हैं और अभी मुख्य सचिव तक बात पहुंच गई है। आगे क्या एक्शन होता है ये देखना होगा। शिप्रा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे, केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दी है। दीघा से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन का केबल ब्रिज बनाने को हरी झंडी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस 6 लेन केबल ब्रिज की लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी, जिसे 3.5 साल में पूरा किया जाएगा। इस पुल पर 3064 करोड़ की लागत आएगी और इस पुल के बनने से उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के बीच आना जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये पुल बुद्ध सर्किट का हिस्सा होगा, जिससे वैशाली, छपरा, मोतिहारी और बेतिया को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इस पुल की ऊंचाई इतनी होगी कि इसके नीचे से कोई भी बड़ा जहाज आसानी से गुजर जाएगा। माना यह जा रहा है कि यह पुल बिहार के विकास का बड़ा सेतु होगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। तो मैं बिहार के इस पुल की एक बार फिर आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूं। ये 4.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन केबल ब्रिज बनेगा, जिसके ऊपर 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दीघा से सोनपुर गंगा नदी के ऊपर बनेगा। इससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़े का अवसर मिलेगा और इस पुल के निर्माण से जहां एक और कनेक्टिविटी आम जनमानस के लिए तो अच्छी होगी ही, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए इसमें एक और से काफी सुगम हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी और गुड्स। प्रोजेक्ट बुद्ध सर्किट जो है उसके साथ भी उसका हिस्सा है। ये वैशाली, केसरिया, अरेराज के लिए उन क्षेत्रों को भी इसका फर्क पड़ेगा। तो वहीं छपरा, मोतिहारी और बेतिया जिलों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी कनेक्टिविटी करेगा। ये 2 ही निर्णय मुझे यहां पे बताने थे। ईपीसी मोड पर ये बनाया जाएगा। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लछवार गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नित्यानंद राय ने लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारी जो योजनाओं गरीब कल्याण की चल रही और विकास की जो योजनाएं चल रही उससे कोई वंचित नहीं रहे। लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी के कई दर्जन योजनाओं के लाभार्थी की संख्या इस देश और बिहार की आबादी का 80% लाभ उठा रहे हैं। सीतामढ़ी में बाहर से आने वाले पर्यटकों ने जमकर हंगामा किया है और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर मार्ग को काफी देर तक जाम रखा। 5 टूरिस्ट बसों में सवार ये लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश से पर्यटन पर निकले हैं और नेपाल से लौटकर सीतामढ़ी में भिट्ठा मोड़ के रास्ते मंदिरों के दर्शन के लिए बिहार में प्रवेश कर रहे थे, जहां परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी की जांच के दौरान पाया कि सभी बसों का बिहार में एंट्री का चालान फेल हो चुका था, जिसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सभी 5 बसों से 46 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।
जिले में बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ जिला प्रशासन का रवैया कुछ ठीक नहीं है। इसकी बादगी सीतामढ़ी में देखने को उस वक्त मिली जब लालू चौक पर नेपाल से आ रहे 5 टूरिस्ट बसों को MVI के द्वारा रोक दिया गया और एक के बाद पांचों बस पर 46 हजार रुपये का चालान काट दिया गया। जिसके बाद जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हुए पर्यटक हैं सबों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर देने की स्थिति के बाद यहाँ जिला प्रशासन की टीम पहुंची है। हालात ये है कि लोगों का कहना है कि मुश्किल से जिस चालान की कीमत 3300 रुपया होना चाहिए उसके एवज में 45 हजार रुपया काट कर उनके साथ लगातार मनमानी की जा रही है और यही वजह है कि ये काफी परेशान है और अब बिहार नहीं आने की बात कह रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, सभी टूरिस्ट बस है और टूरिस्ट बस के जरिए ये नेपाल गए थे घूमने और नेपाल में भिट्ठा मोड़ के रास्ते भारत में प्रवेश किया था और इसके बाद सभी धामों की यात्रा के लिए ये टूरिस्ट बस निकली हुई है। हंगामा हो रहा है सर, डबल पैसे मांग रहे हैं, 46 हजार एक बस वाले से। अच्छा हाँ, और धमकी दे रहे हैं, और पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं हमें। दो तीन औरतें बेहोश हो गई। हमने कहा एम्बुलेंस बुलाओ, इसको नहीं बुलाए एम्बुलेंस भी उसने, बस दिन भर से भूखे मर रहे हैं हम। जिसके बाद पुलिस वाला धमकी दे रहे तुम्हें देख लेंगे कि ये दादागिरी कर रहे पुलिस वाले। तो अब क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि बिहार नहीं आएंगे इस तरीके तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? परेशानी ऐसे आएगी तो क्या करेंगे? ऐसे बिहार में नहीं आए, क्या करेंगे? ये तो लूटपाट कर रहे हैं, तो लूटपाट मचा रहे हैं बिहार वालों ने। ये तो रात का टाइम नहीं, रात को टाइम में लूट ले गाड़ी तो क्या करे? हमारे पास लेडीज भी साथ में। हम आइंदा यहाँ बिहार आने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे उधर यात्रियों को भी नहीं आने देंगे और बिहारियों को भी हमारे MP में नहीं आने देंगे। अब इस मामले में जिला प्रशासन को परिवहन विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए जिन्होंने इनके साथ बदसलूकी की है और चालान के नाम पर इनके साथ मनमाना रूप पर प्रवेश करने का काम किया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में टूरिस्ट बसों का मनमाना चालान काटे जाने के आरोपों पर जिले के MVI ने सफाई दी है। MVI राकेश कुमार ने कहा है कि इन सभी बसों के पास बिहार में एंट्री का चालान नहीं था, यानी इन लोगों ने बिहार में एंट्री का टैक्स नहीं दिया था और बिहार में टूरिस्ट बसों की एंट्री का 1 महीने का टैक्स 12,000 रुपए होता है, जिसके आधार पर 3 गुना पेनल्टी और 10,000 रुपए परमिट का जोड़कर जुर्माना लगाया गया है। टैक्स नहीं था, बिहार का एंट्री टैक्स नहीं था। जब टैक्स हम नहीं पाए तो लोगों को नियमतः हमारे यहाँ 1 महीने का मिनिमम टैक्स का जुर्माना किया जाता है। तो नियम जुर्माना जब होता है तो नियम 1 महीने का जो टैक्स होता है 12,000, उसका 3 गुना पेनल्टी और प्लस 10,000 परमिट का उल्लंघन का फाइन 46,000 रुपया करके प्रत्येक 4 गाड़ी में हमने फाइन किया। इसके बाद वो लोग उग्र हो गए, हल्ला हंगामा करने लगे, जिसके कारण यातायात बाधित हो गई। जमुई से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की मौत के बाद सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मामला गिद्धौर थाना इलाके के केतरू नवादा के पास का है। ग्रामीणों के हमले में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से किए गए पथराव में 2 पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने हवाई फायरिंग भी की। दरअसल ग्रामीण कैदी प्रदीप यादव का शव लेकर मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर रहे थे, तभी सड़क जाम हटाने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा उग्र प्रदर्शन NH पर किया जा रहा था। पुलिस द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल मंगवाया था। अतिरिक्त बल के पहुंचते ही ग्रामीणों के द्वारा उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस बल पर ईंट पत्थर के साथ साथ जैसा कि हम लोगों को अभी पता चला है, उग्र भीड़ द्वारा फायरिंग भी पुलिस बल पर किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।